दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, 68 बीपीएससी एग्ज़ाम हो चुका है, इसके आंसर की भी आ गए हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट कट ऑफ के आसपास हैं, अपने आप को कट ऑफ के आसपास पा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको 68 के मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि 67 बीपीएससी में आप देख चुके हैं स्टूडेंट को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था मेंस के लिए। वो किसी भी तरह से कोशिश कर रहे थे कि मुझे 10-15 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाए और मैं और बेहतर कर पाऊँ। इसीलिए आप यहाँ पे बिल्कुल भी चांस नहीं लीजिए। अगर आप कट ऑफ के आसपास हैं तो मेंस में लग जाइए। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ हम मॉडल आंसर के बारे में चर्चा करेंगे जिसे बीपीएससी में पूछे जाने की संभावना बहुत ही अत्यधिक रहते हैं। इसमें खास करके बात करें जीएस पेपर 2 की, तो इसमें साइंस एंड टेक में रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन पूछता ही है। ये हर बार जो है बीपीएससी का जैसे ट्रेंड रहा है उसमें से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स हम नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे और आप मानिए यहाँ पे वीडियो के अंत तक आपको जो है इस टॉपिक पे एक अच्छा नोट तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हम विभिन्न एजेंसियों के द्वारा क्या कहा गया है, सरकार का क्या लक्ष्य है, वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा की क्या पोजीशन है, भारत स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा की क्या स्थिति है, ऊर्जा की स्थिति में बिहार कहाँ पे है, भारत कहाँ पे है, इन सारे पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा गया है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता भारत में ऊर्जा संकट का प्रमुख कारण है। उपरोक्त कथन की समीक्षा कीजिए, साथ ही ऊर्जा संकट को दूर करने में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की चर्चा करें, अपने सुझाव को भी बताएं। दोस्तों, ऊर्जा किसी भी देश के विकास का इंजन होता है। किसी भी देश में प्रति व्यक्ति होने वाले ऊर्जा के उपभोग को उस देश के विकास का सूचक माना जाता है। अर्थात विकसित और विकासशील देश में मेन डिफरेंस यही होता है फ्रेंड्स कि विकसित देश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा के उपभोग काफ़ी अच्छा होता है। वहीं बात करें विकासशील देशों में, तो विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति ऊर्जा के उपभोग काफ़ी कम होता है। इसके अलावा किसी भी देश के ग्रोथ जो है इसी पे मेनली डिपेंड होता है कि वो कहाँ तक जो है उस देश में ऊर्जा के संसाधन अवेलेबल हैं। यानी कि जिस देश में एनर्जी के संसाधन जितनी अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होगा वो देश उतनी तेज़ी से ग्रो करेगा। वहीं अगर किसी देश में ऊर्जा के नेचुरल संसाधन बहुत ही कम होगा तो वो देश जो है उसके ग्रो करने की संभावना बहुत ही कम होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की खोज जो है वो मुख्यतः जीवाश्म ईंधन की बात कर रहे हैं, ने मानव जीवन के इतिहास को विकास को एक नई दिशा दी है। इन जीवाश्म ईंधनों में कई 100 वर्षों तक पूरी दुनिया की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता है। मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना जो है औद्योगिक क्रांति के दौरान भी आप देखेंगे, औद्योगिक क्रांति के दौरान भी इन्हीं जीवाश्म ईंधनों के परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन इसकी अत्यधिक खपत ने दुनिया भर में कई चुनौतियों को जन्म दिया है, जिसके पश्चात इसके विकल्प की खोज बहुत ज़रूरी हो गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी कोई भी देश तरक्की किया है तो इसमें अपना ऊर्जा का जो योगदान है एक अहम भूमिका निभाता है, चाहे औद्योगिक क्रांति हो चाहे कोई भी क्रांति हो। ठीक है, ये एक विकास का इंजन का ग्रोथ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन चूंकि इसका सीमित भंडार है और इसको जो है बहुत जल्द रीन्यू नहीं किया जा सकता, यानी तैयार नहीं किया जा सकता, इसीलिए जो है कहीं ना कहीं एक समय पे जाके इसको जो है ख़त्म होना तय है और यही जो है समस्या की मुख्य जड़ है। और इसी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी को तैयार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे हम देखेंगे यह सर्वविदित है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यह सर्वविदित है कि ऊर्जा किसी भी देश के विकास का ईंधन होता है। किसी देश में प्रति व्यक्ति होने वाले ऊर्जा उपभोग को उस देश के जीवन स्तर का सूचक माना जाता है। ऊर्जा नीति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत दुनिया को तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। ठीक है, यानी ऊर्जा रिपोर्ट 2021 ये बता रहे हैं कि भारत जो है दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी जो है ऊर्जा की उपभोक्ता देश है। ठीक है, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास 7
सभी के लिए सहनीय और स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति पर जोर देता है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा, देखिए यहाँ पे भारत सरकार द्वारा क्या पहल किया गया है उसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है। भारत सरकार द्वारा भी सभी के लिए विद्युत पावर फॉर ऑल नीति का घोषणा की गई है, जिसके उद्देश्य से वर्ष 2022 तक सभी व्यक्ति तक सस्ती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। ठीक है, ये एक पॉइंट आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ऊर्जा की, और इसी तरह से एक डायग्राम बना के आप यहाँ पे डाल देंगे। एक तरह से अनवीकरणीय ऊर्जा और दूसरी तरफ जो है परंपरागत ऊर्जा, यानी अनवीकरणीय ऊर्जा इधर डाल देंगे, इधर नवीकरणीय ऊर्जा या गैर परंपरागत ऊर्जा, और इसके जो है क्या क्या स्रोत हैं वो नीचे डाल देंगे। जैसे यहाँ पे हम दिए हुए हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जीवाश्म ईंधन, ये जो है ये परंपरागत ऊर्जा है। और वहीं पे नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो पावर, बायोगैस और जियो थर्मल। ठीक है फ्रेंड्स, अब बारी बारी से इन सब का जो है नीचे डिस्क्राइब करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भारत में ऊर्जा संकट का प्रमुख कारण है। क्योंकि यहाँ पे कारण पूछ रहे हैं, कारण क्या होगा। देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो है, जिसको अनवीकरणीय स्रोत जो है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसके जो भंडारण है वो सीमित है और कभी न कभी जो है इसको खत्म होना निश्चित है, और यही जो है वो समस्या का प्रमुख जड़ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इन जीवाश्म ईंधनों की उपलब्धता सीमित है, यहाँ भी नीचे हम पॉइंटर किए हुए हैं, अर्थात ये कभी न कभी समाप्त हो सकते हैं। चूँकि इनका निर्माण हजारों लाखों वर्ष में संभव है, इसीलिए इसे पुनः प्राप्त करना असंभव होता है। ठीक है, इसको बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं और इसीलिए इसे पुनः प्राप्त करना असंभव है। इनसे ग्रीन हाउस गैस मीथेन, CO2 का निष्कर्षण होता है, जिससे ओजोन परत का भी खतरा है। यहाँ पे इसका जो है डिसएडवांटेज दिया हुआ है नीचे। इसके अलावा ये ईंधन वैश्विक तापमान एवं पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण है, ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका। इन जीवाश्म ईंधन को निष्कर्ष काफ़ी महंगी होती हैं, ठीक है, जिस कारण इनकी कीमतों पर असर पड़ता है। ठीक है, जो वर्तमान में पेट्रोल डीजल के दामों में दृष्टिगत होता है। देखिए, पेट्रोलियम का तो शोधन कर लिया जाता है नीचे से, लेकिन जब इसका जो है पुनः शोधन करते हैं तो इसकी एक महंगी प्रक्रिया होते हैं, और यहाँ पे इसके पुनर्शोधन के बाद इसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी महंगी हो जाती है, और जिसका प्रभाव आपको पेट्रोल डीजल में जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे दिया हुआ फ्रेंड्स कि उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर जो है कहा जा सकता है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर निर्भरता किसी भी देश के विकास के मार्ग में बाधा डाल सकता है। इसी कारण वैश्विक स्तर पर 1970 में, अब देखिए यहाँ से वैश्विक स्तर पे क्या क्या इसके लिए जो है वो कार्य किए गए नवीकरणीय ऊर्जा के लिए, और भारत के स्तर पर इसके लिए क्या प्रयास किए गए, इसके बारे में जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नीचे दिया हुआ है यहाँ पे वैश्विक स्तर पे। तो इसी कारण वैश्विक स्तर पे 1970 के दशक में नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ावा देने की शुरुआत हुई। तो वहीं 1982 में भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई। यहाँ से 1982 से जो है और इसकी पहल शुरू हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा से तात्पर्य ऐसी ऊर्जा से है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती हैं, जैसे सूर्य ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, बायोमास इत्यादि। इनकी समाप्ति नहीं हो सकती है और इसे पुनः नवीकृत किया जा सकता है, और इन्हें जो है इनकी पहुंच लगभग सभी देशों में है। ये भी एक इसका एडवांटेज है, सभी देशों में है। ये पर्यावरण अनुकूल होते हैं, ये जो है इसके एडवांटेज में ये सब चीज़ें हम लिखेंगे। ठीक है, पहले डिसएडवांटेज के बारे में चर्चा किए थे, ये सब जो है इसके जो है बेनिफिट है। ठीक है, क्या क्या है, तो ये लगभग सभी देशों में है। इसके जो है नवीकरण यानी कि उत्पादन करना आसान है। ठीक है, इसका भंडारण भी आसान है। ठीक है, साथ ही इनसे अधिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनसे अत्यधिक मात्रा में लाभ जुड़े हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं नीचे यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 2 पाई चार्ट, और उसमें पाई चार्ट में विश्व स्तर पे जो है इसकी खपत क्या है यहाँ पे हम दिखाए हुए हैं, विश्व स्तर पे इसकी क्या स्थिति है, और भारत स्तर पे जो है इसकी क्या स्थिति है। 2020 की ये रिपोर्ट है, और निश्चित रूप से जहाँ तक हो सके इसको आप जो है वो रिमाइंड करने के प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे वैश्विक स्तर पे जो है इसकी स्थिति बता रहे हैं कि पेट्रोलियम का जो है 31.2% जो है निर्भरता बता रहे हैं, कोयला पे 27.2%, प्राकृतिक गैस जो है 24.7%, यानी ऊर्जा में हिस्सेदारी वैश्विक स्तर पे जो है वो कौन से प्राकृतिक स्रोतों को किस मात्रा में है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है,
प्राकृतिक गैस की 24.7 और परमाणु की 4.2, नवीकरणीय ऊर्जा की 12.6%। वहीं पे अगर भारत में हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखते ही पता लग जाएगा आपको कि यहाँ पे जो परंपरागत स्रोत हैं जैसे कोयला, इस पे देखिए कोयला और पेट्रोल गैस पे जो है पेट्रोलियम पे कितने अत्यधिक निर्भर हैं। अभी तक जो है हम इस पे काफ़ी हद तक इन्हीं चीज़ों पे निर्भर हैं, ठीक है। कोयला पे 55%, प्राकृतिक यानी पेट्रोलियम पे 28%। इसके अलावा बात करें प्राकृतिक गैस पे तो मात्र 7%, नवीकरणीय ऊर्जा पे यहाँ पे देखिए 1%, और जल विद्युत पे 5%, नवीकरणीय ऊर्जा पे जो है वो 4%, ठीक है। तो इस तरह से दो पाई चार्ट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, दोनों में जो है वैश्विक स्तर पे और भारत स्तर पे ऊर्जा की क्या सिचुएशन है उसके बारे में जो है यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे। नीचे चलते हैं। नीचे फ्रेंड्स यहाँ पे अब इसको डिस्क्राइब करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1987 में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इरेडा की स्थापना की गई थी। ये भारत की पहल है, वैश्विक स्तर पे हम पीछे देखे हैं। इसके अलावा साथ ही बिहार राज्य में बी इरेडा के तहत बिहार नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2017 जारी किया गया, जिसके तहत जो है 2022 तक 3436 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। साथ ही इसमें जो है 3436 में 2900 मेगावाट सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यहाँ पे देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होने वाले कार्बन उत्सर्जन को 100% कम कर देता है, ठीक है, रोकने में सहायक हैं। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पेरिस समझौते COP21 को परिप्रेक्ष्य में 2015 में 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापना का लक्ष्य रखा था। कब रखा था? COP21 की चर्चा किया गया यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम पहले भी आपको बताए थे कि यहाँ पे हम विभिन्न एजेंसियों के द्वारा या विभिन्न सेमिनारों में जो है क्या लक्ष्य रखा गया है, क्या संभावनाएं निर्धारित की गई हैं, उन सारे के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स लास्ट तक आते आते आपको एक अच्छा नोट इस पे तैयार हो जाएगा और निश्चित रूप से आप नोट करते चले। जितने भी इसमें डाटा दिए गए हैं, जितने पाई चार्ट दिए गए हैं, सभी को आप जो है वो नोट करते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जिसे हाल ही में बढ़ाकर 500 गीगावाट यानी COP26 में कर दिया गया है, ठीक है। पहले 175 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन COP26 में इसको जो है वो 500 गीगावाट कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। वर्तमान में जून 2021 तक भारत में स्थापित कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 96.95 गीगावाट जो है, नीचे देखिए, जिसमें पिछले 6 वर्षों में जो है 25% वृद्धि दर जो है वो दर्ज की गई है, ठीक है। इसमें 6 वर्षों में 25% की वृद्धि दर हुई है और 250 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना पाइपलाइन में है यानी कार्यरत है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एक अलग से हम पाई चार्ट बनाएंगे और यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा की क्या स्थिति है इसके बारे में जो है एक ओवरव्यू दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की चर्चा की गई है, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये जो है जितने भी है नवीकरणीय ऊर्जा है, जिसमें पवन ऊर्जा देखिए, पवन ऊर्जा की 39.44%, 41.09% जो है और सौर ऊर्जा से प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। और लघु विद्युत परियोजना से यानी लघु जल विद्युत परियोजना से 10.39% और अदर से जो है 4.79% गीगावाट जो है वो स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक अलग से हम नवीकरणीय ऊर्जा की जो है पाई चार्ट बनाएंगे, इसमें जो है वो विभिन्न ऊर्जा जो है की क्या स्थिति है उसको जो है इसमें दर्ज करेंगे और ये टोटल क्षमता जो है यहाँ पे 96.95 गीगावाट की हो जाती है, ये भी हम यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक अच्छा डाटा भी तैयार हो जाता है और एक अच्छा आंसर भी जो है धीरे धीरे हमारा तैयार हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। नीचे चलते हैं। नीचे है कि नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति के प्रमुख स्रोतों में सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा तथा बायोमास आते हैं। इन ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में सरकार के प्रयास, अब हमारे जो भारत सरकार है उसके क्या प्रयास रहे हैं उसके बारे में जो है वो डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। भारत में सौर विद्युत की अनुमानित क्षमता 750 गीगावाट है। इसके उपभोग के लिए वर्ष 2010 में राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत की गई है। मानिए कि ये जो है 750 गीगावाट अगर इतना तैयार हो जाता है तो काफ़ी हद तक जो है वो हम इसमें जो है वो निर्भरता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है।
नवीकरणीय ऊर्जा पर जो है वो काफ़ी अच्छा पकड़ बना सकते हैं। इसके उपभोग के लिए जो है एक 2010 में राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। भारत में फ्रांस के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई है। वर्तमान में जो है पहले तो 102 देश थे, लेकिन अब इसमें 121 कंट्री जो है हस्ताक्षर देश बन गया है, ठीक है। इसको अब अपडेट करते चलेंगे। अन्नदाता को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की गई है। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, निश्चित रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब हैं, ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट तो आपको बता दी है। सेकंड जो है, भारत ने फ्रांस के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की है। वर्तमान में इसके कुल 121 हस्ताक्षर देश हो गए हैं। इसके अलावा थर्ड में ये है कि अन्नदाता को ऊर्जादाता में परिवर्तन करने के उद्देश्य से पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा अटल ज्योति योजना में 1.5 लाख सोलर लाइट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा रूफटॉप सोलर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें 40% सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। यानी कि अगर कोई अपने छत पे सोलर जो है पैनल लगवाते हैं तो उसमें सरकार की तरफ से 40% तक सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा प्रयास योजना 2030 तक सौर ऊर्जा से 40% तक जो है ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। किसके तहत? प्रयास योजना के तहत। फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट अगर आप डालते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा आंसर आप तैयार कर लेंगे। और जिसमें अगर मान लीजिए 38 मार्क का क्वेश्चन है तो निश्चित रूप से आपको 27 या 28 मार्क जो है वो मिल जाएगा, और ये एक बहुत अच्छा जो है मार्किंग कहा जा सकता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को लाइक कर दे, ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं जो कोचिंग में महंगे फीस नहीं दे सकते हैं उसको हम हेल्प कर पाएँ, उस तक ये वीडियो पहुँचा पाए, ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय पवन एवं सौर हाइब्रिड नीति सोलर पार्क योजना, ठीक है, ये भी एक पहल है। एक तो सबसे पहले ये दे देंगे कि राष्ट्रीय पवन और सौर हाइब्रिड नीति चल रही है सरकार के द्वारा। इसके अलावा सोलर पार्क योजना, इसमें क्या है कि 2022 तक 40 गीगावाट उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा सूर्य मित्र कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गोवर्धन योजना चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। और इसके अलावा मिथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी जो है वो कार्य चलाए जा रहे हैं। इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल नीति लाई गई है, ठीक है। और इथेनॉल को प्रमोशन करने वाला पहला राज्य जो है वो बिहार है, ये आपको पता होगा, और इस दृष्टि से बिहार काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इथेनॉल को प्रमोशन करने के लिए 2025 तक 20% इथेनॉल जो है पेट्रोल में मिश्रण करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। हाल ही में COP26 ग्लासगो में प्रधानमंत्री ने पंचामृत फार्मूला प्रतिपादित किया, ठीक है। देखिए ये अगर आप कोट करते हैं तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो और भी अच्छा उभर के सामने आएगा, ठीक है। पंचामृत फार्मूला प्रतिपादित किया, जिसमें 2 बिंदु नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहला क्या है? भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का 500 गीगावाट तक बढ़ाएगा, ठीक है। यानी भारत 2030 तक जो है अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को जो है वो 500 गीगावाट तक जो है बढ़ाएगा, और 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता को 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करेगा। देखिए कितनी बड़ी बात कहा गया है। भारत एक विशाल देश है और इसके जो 50% ऊर्जा की आवश्यकता है वो नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा। अगर ऐसा कर लेता है तो एक जो है ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने COP26 में ही एक सूर्य एक विश्व और एक ग्रिड, यानी 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड का मंत्र दिया था। ये काफ़ी फेमस हुआ था, आपको पता होगा। उपरोक्त प्रयासों के अलावा बजट 2021-22 में हाइड्रोजन ऊर्जा को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के रूप में विकसित करने हेतु जो है, यहाँ पे देखिए नीचे, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का जो है प्रस्ताव रखा गया है। ये आप कोट करेंगे, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का। बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली योजना भी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि नवीकरणीय ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का अच्छा एवं पर्यावरण अनुकूलन विकल्प है, लेकिन इसमें कुछ चुनौती भी हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं कि अधिक लागत इसमें लगते हैं, सोलर पैनल हेतु भूमि की आवश्यकता होती है, तकनीकी जटिलताएं होती हैं, ठीक है, और जन जागरूकता की भी कमी है, ठीक है। अगर जन जागरूकता भी अच्छी तरह से करवा दिया गया कि आपके अगर छत पे रूफटॉप पैनल लगाएंगे, सोलर पैनल लगाएंगे तो आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे सरकार के द्वारा प्रयास हैं, इन सारे प्रयासों को, सारी योजनाओं को जन जन तक ले जाया जाए तो इसमें जो है काफ़ी हद तक जो है प्रयास सफल हो सकता है। अतः इन चुनौतियों को दूर करने के प्रयास सरकारी अथवा संस्थागत दोनों स्तरों पर किया जाना चाहिए, ठीक है।
हालांकि जन जागरूकता में वृद्धि के लिए प्रत्येक वर्ष राजीव गांधी की जयंती पे 20 अगस्त को जो है वो राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम एक अच्छा और नवीकरणीय ऊर्जा पे एक मॉडल आंसर को डिस्कस किए हैं। इस पे जितने भी पहलू हो सकते हैं हम सारे पहलुओं पे चर्चा किए हैं। अगर कोई पहलू छूटा हो तो निश्चित रूप से कमेंट में आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर आप ये पहलू छोड़ रहे हैं। कुछ डाटा अगर आपकी तरफ से लगे तो वो भी इसमें जो है कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको और भी इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है उस पर वीडियो चाहे तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिए। हम धीरे धीरे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन पूछे जाए और पूछे जाते हैं हर बार बीपीएससी में, सब पे जो है वो धीरे धीरे एक एक मॉडल आंसर जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।